वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें पढ़ना है अभी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या, किस प्लेन में हो रही है वो समझो। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से हम खड़े हैं, ओके, और हमारे हाथ में कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग है। हमारे हाथ में इस तरीके से हमने कुछ जो है एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। इस तरीके से, और ये क्या है, नीचे लटक रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है वो नीचे लटक रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या, यहाँ पे ग्रेविटी। बिकॉज उसका वेट जो है वो नीचे लग रहा है। उसका नीचे वेट कितना लग रहा है यहाँ पे, mg। ओके, नीचे जो है उसका mg इस तरीके से वेट लग रहा है। तो उसके कारण इस तरीके से दिख रही है। जैसे ही मैं कुछ इसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देती हूँ, जैसे मान लो मैंने उसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करी ऐसे, तो ये कैसे घूमेगी, इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगी। अगर मैंने उसको ऐसे वेलोसिटी, यहाँ पे फिक्स है ना, वो यहाँ पे फिक्स है, मैंने इसको ऐसे वेलोसिटी तो ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इसी प्लेन में ये गोल गोल घूम रही है, और उसी प्लेन में उसको नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे ये घूम रही है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उस प्लेन में उसे क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ में ये चीज है। तो पहले तो हमें अभी देखना है, कभी कभी क्या होता है जब हम ऐसे करते कुछ भी वेलोसिटी देते हैं तो पूरा वर्टिकल सर्कल नहीं करता है, क्योंकि उसको नीचे के डायरेक्शन में क्या लगता है, mg फोर्स लगता है। कभी कभी इतना ही जा पाता है, कभी इतना ही जाता है, कभी इतना ही जा पाके नीचे आ जाता है। तो अभी हमें देखना है कि हम कितने वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे, कि वो कितनी दूर तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा। और अगर उसे पूरा वर्टिकल सर्कल करना है तो कितने वेलोसिटी से हमने उसको फेंकना चाहिए। देखो ये जो वैल्यू बताऊंगी मैं, इसको डिराइव नहीं करना है तुमको, चीजों को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। याद रखनी है चीजें, यहाँ पे हम डिराइव नहीं करेंगे। ओके, ऑलरेडी तुमने बोर्ड लेवल के लिए उसको डिराइव किया है। ठीक है, जे के हिसाब से हमें उसको याद रखना है। हम रिवाइज कर रहे चीजों को, इसलिए मैं सीधी सीधी कंडीशन आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखो हो क्या रहा है, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। चलो मान लो इस तरीके से ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल प्लेन है। इसके अंदर यहाँ पे ये मार्क कर दिया हमने। अभी आवाज क्लियर है ना मेरी, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेती हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये क्या है, यहाँ पे डी पॉइंट है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, इस तरीके से। और इसको हम ऐसे v वेलोसिटी दे रहे हैं, उसके कारण इस तरीके से गोल घूमेगा। ठीक है, फॉर ऑसिलेशन, फॉर ऑसिलेशन अगर जो वेलोसिटी है इसको एल बोलेंगे, वी एल क्यों बोला मैंने यहाँ पे, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे हम वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं, वी एल इज 0 से ज्यादा है, और अंडर रूट 2gl से क्या है, कम। व्हाट इज एल, एल इज दी लेंथ। ओके, ये जो कुछ भी रॉड या फिर स्ट्रिंग जो भी हमने ली है, तो यहाँ पे उसकी क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, ये है उसकी लेंथ, यहाँ पे शो कर देते हैं, ये है उसकी लेंथ इस तरीके से। एल, कैपिटल एल है ना, तो यहाँ पे एल से शो किया। अगर वेलोसिटी जो है 0 से ज्यादा है पर अंडर रूट 2g, 2g तो कांस्टेंट ही है ना, डिपेंड क्या है एल, उससे क्या है, कम है,
तो ये कितना घूमेगा? हाँ, ये कितना जाएगा? ये ज्यादा से ये जाएगा ए से बी के अंदर ही झूलेगा। ओके, ए से बी के अंदर ही झूलेगा। मतलब कितना जा पाएगा? यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक जा पाएगा, ए से लेके बी तक। इसका मतलब है कि इसका जो ऑसिलेशन का एंगल है वो क्या रहेगा? थीटा जो है, थीटा जो है वो 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से क्या रहेगा? कम रहेगा। ओके, इस तरीके से कितना जा पाएगा? ये इतना, यहाँ इतना कुछ जा पाएगा यहाँ तक। और ये थीटा है यहाँ पे, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? एसी लाइन के साथ। तो अगर वेलोसिटी वीएल इज 0 से ज्यादा है और √2gl से कम है, तो थीटा कितना होता है? 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। आगे बढ़ते हैं। ये पहली केस हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये केस 1 है। दूसरी केस देखते हैं अभी। दूसरे केस में अगर वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट की इज ग्रेटर देन √2gl और इट इज लेस देन क्या है? 5gl, 5gl से क्या है? कम है। तो यहाँ पे जो एंगल है इट इज लाई बिटवीन 90 टू 180। थीटा जो है कितना रहता है? 180 टू 90। मतलब कितना झूलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना, ए से लेके सी तक। समझ में ये चीजें? अगली केस देखते हैं यहाँ पे। अगर मुझे पूरा गोल घूमना है, टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल, वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 5gl। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन अंडर रूट क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 5gl। तभी ये पूरा कंप्लीट क्या करता है? वर्टिकल सर्कल करता है। क्लियर हुई चीजें यहाँ तक आपको? कोई दिक्कत है सबको? मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देंगे हम कि वो पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा? दैट इज √5gl। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हमें जो है नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे अभी। चलो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पहले कंसेप्ट समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या। नया चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास, सोचो मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है, मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है और मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी एक उंगली है यहाँ पे हाथ की, उसके ऊपर उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ एक फर्स्ट फिंगर जो है, ठीक है, 4 फिंगर सॉरी, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं मेरी फिंगर यहाँ पे इस तरीके से रखती हूँ, ये फिंगर ऐसे अंदर की तरफ है, ये फिंगर ऐसे अंदर की तरफ गई है और उसके ऊपर रॉड है, तो बैलेंस होता है क्या? नहीं, नीचे गिर जाता है। अगर मैं यहाँ करूँ तो नीचे गिर जा रहा है, अगर यहाँ करूँ तो नीचे गिर जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट रखूँ तो भी नीचे गिर जा रहा है। पर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, जजमेंट किया, तो मुझे क्या पता चला कि मैंने जब यहाँ पे इस एग्जैक्टली ऐसे मिडल में उसको रखा, तब यहाँ पे जो मेरा रॉड है वो क्या हुआ? बैलेंस हुआ। वो क्या हुआ? बैलेंस हुआ। ये जो रॉड है उसकी लेंथ मान लो कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पे L है। और उसका मास जो है, उसकी लेंथ भी यूनिफॉर्म है, कहीं भी बढ़ कम नहीं रही है, यूनिफॉर्म है। और मास भी इक्वली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हर जगह मास जो है क्या है? सेम है। मतलब डेंसिटी क्या है? सेम है। एग्जैक्टली क्या पता चला
कि यहाँ पे L/2 पे हाफ डिस्टेंस पे मैंने इसको क्या कर पाई, मैं बैलेंस कर पाई। ओके, इसका मतलब है कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस बॉडी का जो मास है इस पॉइंट पे कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा कुछ लग रहा है। या फिर एक दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने होल बॉडी को क्या लगाया, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगी उसी हिसाब से अगर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फोर्स लगाया तो वैसे ही रिएक्ट करेगी। दैट पॉइंट, दैट इमेजिनरी पॉइंट इज नथिंग बट क्या होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। या फिर उस चीज पे जाते ही नहीं, यहाँ पे आते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अलग अलग पॉइंट पे ट्राई किया, बैलेंस नहीं हो रहा था, नीचे गिर जा रहा था। एक ऐसा पॉइंट आया L/2 जहां पे वो चीज क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा मास जो है उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा। समझ में ये चीज है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग बॉडी जो है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली बता पा रहे थे हम लोग कि यहाँ पे उसकी टोटल एल लेंथ है, यूनिफॉर्म लेंथ है, मास भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एग्जैक्टली सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास उसका रहेगा। अभी हम अलग अलग इसके लिए देखेंगे सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास जो है, हम दो टाइप के सेंटर ऑफ मास अभी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर द कंटिन्यूअस। किसके लिए सेंटर ऑफ मास देखेंगे, फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और किसके लिए सेंटर ऑफ मास देखेंगे यहाँ पे, कंटिन्यूअस बॉडी। व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रीट पार्टिकल और कंटिन्यूअस बॉडी। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, ऐसे M1, M2, M3, M4 और M5, ऐसे पांच मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं। समझ में ये चीज है। इसे बोला जाता है डिस्क्रीट पार्टिकल की सिस्टम। ओके, और व्हाट इज कंटिन्यूअस बॉडी, ये जो रॉड है दैट इज कंटिन्यूअस बॉडी। ओके, इस तरीके से सभी पार्टिकल एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे के बीच में कोई भी उन पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, उसे बोला जाता है कंटिन्यूअस बॉडी। या फिर इस तरीके से यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, दिस ऑल्सो द कंटिन्यूअस बॉडी। ओके, समझ में ये चीज है इस तरीके से। और ये है डिस्क्रीट पार्टिकल, ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी। तो अभी हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास of a system of n discrete particles, center of mass of system of n discrete particle। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, पहले तो मान लो यहाँ पे पार्टिकल्स है इस तरीके से, ये है हमारा यहाँ पे M1, M2, लेट से देयर इज M3। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली इस तरीके से, और ये मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं। ये वाला जो है M1 यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है ऐसे बोलेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर इज R1, इसका पोजीशन वेक्टर इज R2। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, position of the M1 particle in the coordinate system with respect to origin is nothing but position vector of M1. What is R2? It is the position of M2. It is the position of the M2 in the coordinate axis with respect to origin. ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ पे R3। अगर इस सिस्टम में तीन ही मास है, तीन से ज्यादा होते, मान लो n मासेस है,
तो हर किसी का पोजीशन वेक्टर बताते, तो वैसे n पोजीशन वेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका कहीं तो लाई करेगा। थोड़ा सोच के अगर हम देखेंगे तो यही यही कहीं बीच में जो है, यही कहीं बीच में इनका सेंटर ऑफ मास रहेगा, और हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ मास भी तो एक पॉइंट ही है, सेंटर ऑफ मास भी तो एक पॉइंट ही है। तो उसका पोजीशन जो है, लेट्स से कि मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, हमने बोल दिया कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पे, उसको मैंने डिनोट किया किससे, आरसीएम से। किससे डिनोट किया, आरसीएम। तो इस आरसीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है आरसीएम इक्वल टू M1R1 प्लस क्या आ जाएगा M2R2 प्लस ये क्या आ जाएगा, अप टू कितना है यहाँ पे, 3 ही है ना, तो 3 की बात करते हैं। 3 n पार्टिकल के लिए लिख देंगे बाद में। ओके, 3 है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा M3R3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे M3। इस तरीके से हम जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो हमने निकाल लिया, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये M1R1 क्या है, यहाँ पे ये M1R1 मतलब क्या है, M1R1 इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मास, इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मास ऑफ दी पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, जितने भी मास मोमेंट है उनको क्या करना है, एडिशन करना है पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ। एंड व्हाट इज यहाँ पे नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, टोटल मास ऑफ सिस्टम। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सिस्टम। जितने भी सिस्टम में पार्टिकल है उनके मोमेंट ऑफ मास की एडिशन डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम में जितने भी मास है उनकी एडिशन, इस तरीके से हमें मिलता है। ओके, क्लियर हुई चीज है, यहाँ तक देखो भी। इसको और अगर मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो ये जो है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके क्या होंगे x2 y2, इसके क्या होंगे यहाँ पे x3 y3। तो सिमिलरली ये जो है इसके भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, कितने रहे, क्या रहेगा यहाँ पे एक्सियम, और ये क्या हो जाएगा वाईसीएम। यहाँ पे एक्सियम वाईसीएम अलग अलग कैसे निकालेंगे, देखो एक्सियम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1x1, दिस इज द मास मोमेंट, मोमेंट ऑफ मास इन x। ये क्या हो जाएगा, ये M1x1 प्लस क्या हो जाएगा M2x2 प्लस क्या हो जाएगा M3x3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में ये चीज है, इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, M1 y1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 y2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे M3 y3। अगर यहाँ पे n होते तो अप टू n पार्टिकल तक हम करते रहते। और सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई z कोऑर्डिनेट होता, 3D प्लेन में रहता, ये एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में रहता, तो उसमें हम क्या करते, वहां पे z भी निकालते, जेड सी एम मतलब ना है उसका। ओके, चलो फिर अभी एक क्वेश्चन से चीजों को समझाती हूँ मैं तुम लोगों को, किस तरीके से हमें सेंटर ऑफ मास जो है निकालना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, a four particle of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg are placed at the four vertices of A, B, C, D of square of side 1 meter। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। वर्टाइसेस पे किसको किसको रखा है, ओके यहाँ पे ये है M1। M1 कितना दिया है लिख लेते हैं, M1 इक्वल टू 1 kg, M2 इक्वल टू कितना है 2 kg, M3 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 kg, और यहाँ पे M4 कितना है, M4 इक्वल टू है हमारा यहाँ पे 4 kg। उसके बाद क्या बोला है, स्क्वायर की साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, सबकी साइड 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे।
फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास का कहाँ रहेगी पोजीशन? दिस इज दी पॉइंट मास सिस्टम। तो पॉइंट मास सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके वो बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी हमारे ऊपर है हमें कहाँ पे मार्क करना है, हमें यहाँ पे मार्क करना है तो भी चलेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तुम्हें जहां मार्क करना है वहां मार्क करो। पर सबसे आसान चीज क्या है, कहाँ मार्क करो? देखो, किसी मास से होके किसी मास से होके हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस जानी चाहिए। किसी मास से होकर, मतलब ऐसे ट्राई करो कोऑर्डिनेट एक्सिस तरीके से ड्रॉ करो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मास आने चाहिए। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूंगी, तो यहाँ पे सभी मासेस उसके ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, एक भी मास नहीं आ रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस किस तरीके से ड्रॉ कर लिया, देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? 0, 0, 0। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कौन कौन आ गया? दिस इज द एक्स, और ये क्या हो गया यहाँ पे? वाई। वाई एक्सिस पे 1, ओरिजिन पे 4 और एक्स पे 3। क्यों बताती हूँ उसके पीछे क्या होता है। देखो, तुम्हारे लिए ये चीजें आसान होती है। पहले तो उनका x1, अभी हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ मास आरसीएम निकालना है, मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्ससीएम और वाईसीएम निकालना है। तो सबका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मार्क कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? देखो, इसका x1 y1 क्या रहेगा? इसका x1 y1, इसका x1 तो 0 रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा तो y कोऑर्डिनेट पे है, इसलिए 0। y1 क्या आएगा यहाँ पे? 1, बिकॉज उन्होंने बोला है ना इसकी साइड कितनी है यहाँ पे? 1 है। इसका क्या आ जाएगा बताओ? इसका आएगा x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे? इसके आएंगे यहाँ पे 1, 1। देखो यहाँ पे किस तरीके से, ये 1, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया? 1, ये उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका क्या आ जाएगा? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? पूरा का पूरा ये x पे है, ये x3 y3। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 0। इसका क्या आ जाएगा? 0, 0। ये क्या हो जाएगा? x4 y4। अभी मैंने ये चीज क्यों कर, देखो बहुत सारी कोऑर्डिनेट 0, 0 हुए तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्ससीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा। m4 x4 अपॉन क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? m4। m1 कितना है बताओ? m1 है 1, और इसका क्या है? ये है 0। देखो 0 हो गया, कैलकुलेशन कम होता है हमारा। ये कितना है बताओ? 2, और ये कितना है उसका? 1, प्लस ये कितना है यहाँ पे? 3, और इसका कितना है यहाँ पे? 1, और ये कितना है? 4 है, पर ये इसका कोऑर्डिनेट 0 है। एडिशन कितना है? 1। एडिशन कितनी हो जाएगी? हाँ, देखो 1 प्लस ये 3 हो गया, 3, 3 और 7 कितना? 10। तो नीचे क्या आ गया यहाँ पे? 10। उनका टोटल मास ये कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन 10। ये क्या हो गया? 5/10। तो एक्ससीएम इक्वल टू 0.5, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5/2 ना, ये क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब कितना? 0.5 मीटर आ गया यहाँ पे एक्ससीएम हमारा। चलो वाईसीएम निकालते हैं। वाईसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? m1 y1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? m2 y2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? m3 y3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? m4 y4। क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? m4। डालते हैं वैल्यू। चलो 1 कितना है? 1, और ये कितना है? 1। ये कितना था? 2, और ये कितना है? 1। देखो यहाँ पे, देखो y1 क्या है? 1, y2 क्या है? 1, और मास कितना है? 2, 1, और y3, 3 की बात करते हैं यहाँ पे 3, और ये तो 0 है, और ये तो ऑलरेडी 0, 0 ही है। देखो बहुत, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो कि ज्यादा से ज्यादा मासेस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करने चाहिए।
क्योंकि फिर उस चक्कर में उनके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है ना वो 0 हो जाते हैं, हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। ये टोटल कितनी थी 10, ये 1 + 2 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 10, ये कितना हो गया 3/10, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0.3। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास दैट इज एक्सियम कॉमा वाईसीएम कितना आया यहाँ पे 0.5 कॉमा 0.3। समझ में आया क्या आप लोगों को? बताओ तो मुझे एवरीवन, अच्छे से क्लियर हुआ ना? चलो आगे देखते हैं। एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला है वो बता रही हूँ किसके लिए, दैट इज स्पेसिफिक फॉर्मूला बता रही हूँ, शॉर्टकट नहीं स्पेसिफिक फॉर्मूला बता रही हूँ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल मिला के सिस्टम बना रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये m1 हो गया और ये हो गया यहाँ पे m2। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, क्या बोलेंगे यहाँ पे, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है सेपरेटेड r। तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ कहीं लाई करेगा। हाँ, तो m1 से उसका डिस्टेंस है r1 और इससे उसका डिस्टेंस लेट से कितना है r2। हाँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। R1 से सेंटर ऑफ M1 से सेंटर ऑफ मास R1 डिस्टेंस पे है, M2 से सेंटर ऑफ मास R2 डिस्टेंस पे है। तो देखो, इसको हम ये ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि कोई कहीं एक जगह है, ओरिजिन इमेजिन कर लो। तो मैं कहाँ पे करूंगी पता है, मैं यहाँ पे करूंगी, क्योंकि फिर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे ना, तो मेरे लिए निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, R2 निकालना है तो R में से मैं R2 माइनस कर R आ गया, तो R2 निकालना है तो R में से R1 में माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तरीका हो गया। या फिर फॉर्मूला अगर तुम्हें याद रखना है तो फॉर्मूला याद रख सकते हो। फॉर्मूला इसका कैसे आता है, R1 = M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R। फिर सिमिलरली R2 = क्या आता है, M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R। इनका अगर मैं रेशियो लू तो मुझे क्या मिलता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 अपॉन M1। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे R1 जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1। सीधी सी बात है, मतलब R जो है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किसी मास से दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? सीधी सी बात है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब जितना मास और ज्यादा रहेगा उतना आर छोटा रहेगा। हम्म, देखो लॉजिकली देखो थोड़ा सोच के। इसका मास अगर ज्यादा है, इसका कम है, पहले तो अगर दोनों सेम रहता तो एग्जैक्टली बीच में आ जाता, पर ऐसा नहीं है। M1 ज्यादा है M2 से, M1 ज्यादा M2 है, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ झुकेगा, M1 की तरफ शिफ्ट होगा ना, झुकेगा मतलब शिफ्ट होगा उसकी तरफ। ओके, M1 जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट होगा, उसकी तरफ अगर शिफ्ट होगा तो उससे उसका डिस्टेंस क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का कम ही आएगा। और फिर M2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो मास जितना ज्यादा उतना सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्लियर हुई चीजें, हाँ या ना बताओ मुझे फटाफट एवरीवन। हेलो बाकी के लोग, चलो बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस, फॉर द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में ये चीज है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर द यूनिफॉर्म रॉड। सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं हम? यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। अभी इसके हर एक शेप के लिए डेरिवेशन, पर उस डेरिवेशन को हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें सीधे फॉर्मूले पे जाना है कि ये शेप है, कंटिन्यूअस बॉडी है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, और यहाँ पे जो है हमारा सेंटर, यहाँ पे एक्सिस रखा है, यहाँ पे हमने एक्सिस कंसिडर किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर किया है, ओरिजिन कंसिडर किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो चलो देखते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ड्रॉ कर लिया है मैंने। इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पे इसकी लेंथ है, दी हुई है एल लेंथ है इसकी। कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लेती हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, जेड होगा अंदर की तरफ, मतलब ऐसे मेरा जो टैब है उसके अंदर जा रहा है, तुम्हारा बोर्ड है उसके अंदर जेड जा रहा है, जेड जेड एक्सिस जा रहा है। तो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म लेंथ है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूअस मास यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, सीधी सी बात है, कहाँ पे आएगा उसका सेंटर ऑफ मास? L/2 पे आएगा। तो यहाँ पे एक्सियम, वाईसीएम, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? जेडसीएम। पूरा का पूरा रॉड जो है एकदम थीन पतला सा रॉड है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, उसकी कोई हाइट नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, कोई उसकी हाइट नहीं है। तो पूरा का पूरा जो मास है, या फिर पूरा रॉड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे एक्सियम इक्वल टू क्या आएगा? L/2, वाईसीएम क्या आएगा? 0, और जेडसीएम क्या आएगा? यहाँ पे 0। पूरा रॉड थीन, ये रॉड थीन है ना, थिकनेस है, कुछ हाइट है, पूरी की पूरी लेंथ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए एक्स और वाई, एक वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 आया है। एक्सियम क्या है? L/2। सीधा L/2 क्यों बोल पाए हम लोग? बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्म लेंथ है। समझ में ये चीज है? ठीक है। अगर यही कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ कहीं पे हम मार्क करते तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये रहता, समझे? अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्क करती तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये रहता। हमने एट द एंड, एंड पे रखा है, तो वहां से कितना है? ये वाला यहाँ पे L/2। आगे बढ़ेंगे, अगला शेप देखेंगे। सभी शेप का आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग। किसके लिए देख रहे हैं अभी हम लोग? सेमी सर्कुलर रिंग के लिए देख रहे हैं। देखो इस तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग है। उसकी जो रेडियस, सेंटर हो गया, उसकी रेडियस कितनी है? यहाँ पे R है, ओके। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे रहेगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो सेंटर ऑफ मास है उसे इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा। इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास क्यों? बिकॉज ये ऊपर वाला एग्जांपल देखो, रॉड, सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही है, रियल सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे जो ये तो सिर्फ इस तरीके से एक रिंग है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस मास के अंदर है क्या? नहीं, यहाँ पे कहीं पे मार्क कर रहा है, मतलब जो मास गिवन है उसके आउटर स्पेस में है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? इमेजिनरी। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास। जो मास है बॉडी का उसके ऊपर वो लाई नहीं कर रहा है, लाइज नहीं कर रहा है। समझ में ये चीज है? ये कितना होता है? यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं उसको, दैट इज इक्वल टू, उसका एक्सियम तो 0 ही आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये हो गया मेरा वाईसीएम। तो यहाँ पे एक्सियम वाईसीएम क्या है? इक्वल टू 0, कॉमा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2R/पाई। R क्या है? उसकी रेडियस। समझ में ये चीज है?
किसके लिए देखा अभी हमने? रिंग के लिए देखा, सेमी सर्कुलर रिंग। आगे अभी हम क्या देखेंगे? सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर रिंग तो देखी, सेमी सर्कुलर डिस्क देखेंगे। हाँ, उसके बाद सेमी सर्कुलर सॉरी हेमीस्फेरिकल शेल देखेंगे, हॉलो वाला। उसके बाद सॉरी सेमी सर्कुलर शेल, शेल ऑब्वियसली हॉलो है। उसके बाद सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए देखेंगे, फिर सर्कुलर कोन के लिए देखेंगे, दोनों हॉलो और सॉलिड के लिए देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पीयर के लिए देखेंगे। हर एक शेप के लिए ये जितने भी बोले मैंने उसका क्या देखेंगे हम लोग, वन बाय वन क्या देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास का। ओके, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? आपको पता होगा उनका सेंटर ऑफ मास क्या क्या है, देख के आओ, लर्न करके आओ, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन। ओके।